नमस्कार दर्शकों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो आपने देखे, उनका मुझे रिस्पांस मिला। बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक डिमांड रखी है कि सर आप संधि विषय पर एक वीडियो बना करके डालिए। तो मैंने उन विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए संधि विषय पर यह वीडियो बनाया है। संधि व्याकरण का एक अंग है, व्याकरण का एक पार्ट है। तो व्याकरण में कहता है कि विद्यार्थी संधि का नाम सुनते डरते हैं कि सर संधि कैसे करेंगे, सर संधि विच्छेद क्या है, सर इसके कौन कौन से नियम है, कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार घबराते हैं। तो विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे ग्राम सेवक है, पटवारी है, आरएस है और अन्य कई सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें संधि पर सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए इस वीडियो में संधि को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप संधि को एक बार पढ़ेंगे तो फिर आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा मैंने आपको कुछ सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, आगे स्लाइड में आपको मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो लीजिए दोस्तों, अपना विषय है संधि। संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है संयोग, जोड़, मेल व एक प्रकार का विकार। अब यहाँ संयोग और जोड़ किसका होता है? यानी कि यहाँ दो अक्षरों के परस्पर मिलने से उनके आकार और ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर हम समझेंगे कि यहाँ दो अक्षर या दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने से उनमें जो विकार या परिवर्तन आता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। जैसे परम जमा अर्थ अर्थात परमार्थ, अति जमा अधिक अर्थात अत्यधिक, बाक जमा दान अर्थात बाकदान, सत जमा आनंद अर्थात सदानंद और निहिचल अर्थात निश्चल। यानी कि यहाँ दो दो शब्दों में जो मेल हुआ वो यहाँ जाकर के संधि बनी। तो देखिए, परम जमा अर्थ, यहाँ देखिए परम शब्द की अंतिम ध्वनि और अर्थ शब्द का पहला वर्ण, ये आपस में मिलकर के इनमें जो विकार हुआ है, यहाँ देखिए ए और ए मिलकर के आ हो गया है। तो ये परमार्थ शब्द बना। इसी क्रम में अति जमा अधिक, तो अति का ई और सामने है अ, ये मिलकर के अत्यधिक हो गया, यानी कि ई के स्थान पर यह हो गया। और वाकदान, तो यहाँ कै का गय हो जाता है। देखिए ये कैसे यहाँ गय बन गया। इसी क्रम में तय का यहाँ द हो गया और यह विसर्ग का श हो गया। फिर देखते हैं आगे संधि के भेद। तो मूलतः संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। यानी कि तीन तरह से संधियाँ होती है। स्वरों की स्वर से मेल होकर के स्वर संधि, स्वर की स्वर या व्यंजन से जो मेल होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग का स्वर या व्यंजन से जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो मोटे तौर पर हम ये याद रखें कि संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें जानेंगे। तो यहाँ स्वर संधि का मतलब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पर दो स्वर आपस में मिलते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर चार होते हैं, ए, ई, उ, री। यानी कुल मिलाकर के 11 स्वरों में जो मूल स्वर है वो चार हैं, ए, ई, उ और री। अब इनका देखिए आपस में मिलना, चाहे इनका ह्रस्व रूप हो चाहे दीर्घ रूप हो, ये आपस में जब मिलते हैं तो दो के स्थान पर एक स्वर वर्ण दीर्घ हो जाता है। अर्थात ए या आ के सामने ए या आ हो। जैसे देखिए इस उदाहरण में आप राम आनंद, तो राम के अंत में ए की ध्वनि है, यानी कि ए स्वर वर्ण है, और सामने आनंद में आ स्वर है। तो इसकी राम शब्द की अंतिम ध्वनि ए और आनंद शब्द की पहला अक्षर अर्थात आ, ये मिलकर के रामानंद अर्थात आ की ध्वनि हो जाती। तो ये जो विकार है
इस परिवर्तन को हम यहाँ स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि यह स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, क्योंकि राम के अंत में ए है और आनंद के पहले आ है, तो ए और आ दोनों मिलकर के यहाँ दीर्घ आ बनाते हैं और ये रामानंद शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखिए स्वर संधि के भेद, जैसे संधि के 3 भेद होते हैं वैसे ही स्वर संधि के भी यहाँ 3 भेद है। अब हम इन्हें क्रम से पहचानेंगे कैसे, एक एक करके देखिए। स्वर में सबसे पहले आएगा दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद है गुण स्वर संधि, फिर है वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि और फिर है अयादि स्वर संधि। यानी कि स्वरों के भेद है, उसको अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो संधि स्वर संधि के मूलतः यहाँ 5 भेद है, तो हम क्रम से एक एक करके इनको लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि सबसे पहले आती है दीर्घ स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा दे रखी है यहाँ कि ए, ई, उ और री के बाद यदि क्रम से ह्रस्व या दीर्घ, मतलब छोटा या बड़ा कोई भी हो, आ भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकती है, बड़ा उ भी है और री ऋषि भी हो सकता है, तो दोनों के स्थान पर एक स्वर यानी कि दोनों को मिलकर के एक स्वर बनता है। वो भी कौन सा बनता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। जैसे वेद जमा अंत, तो वेद के अंत में ए की ध्वनि है और सामने भी ए अंग अनुस्वार है, ये मिलकर के ए और ए मिलकर के आ बनता है। तो यहाँ जाकर के जो विकार होता है इनमें दोनों में देखिए वे ए आ, तो यह बनेगा वेदांत। ऐसे इसके अन्य उदाहरण है ज्ञान जमा आत्मा, तो ज्ञान के अंत में ए और सामने है आ, दोनों शब्दों के ए और आ मिलकर के आ ध्वनि, ये दीर्घ स्वर हो जाता है, तो ये बना ज्ञानात्मा। ऐसे ही रामानुरोध, इसमें आ एक्चुअली ये रमा है शब्द, ठीक है, भूल से रामा हो गया है, रमा जमा अनुरोध ऐसे होगा ये, तो आ और ए मिलकर के रमानुरोध बना। ऐसे विद्या जमा आलय, तो दोनों तरफ बड़े बड़े दीर्घ है, दीर्घ आ है विद्या और आलय, तो दीर्घ दीर्घ मिलकर भी दीर्घ आ हुआ, तो यहाँ बना विद्यालय। कुल मिलाकर के चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ये आपस में मिलकर के दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। अब इसमें भी अलग अलग रूप में होंगे, जैसे वहाँ तो ए और आ मिला आपस में, यहाँ ई और ई मिलेगी। कैसे? ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार की संधि कहलाती है, यानी कि दोनों तरफ ई होंगे। देखिए इधर भी ई है और इधर भी ई। ऐसे इन उदाहरणों से देखिए कपि जमा ईश, तो कपि में छोटी ई की मात्रा है और ईश में बड़ी ई की मात्रा, लेकिन मिलकर के वापस बड़ी हो जाती है। जैसे गिरी ईश, मही इंद्र, मही में बड़ी ई की मात्रा है और सामने छोटा ई है, तो मिलकर के बड़ा ई, यानी कि चारों उदाहरणों में आप देख सकते हैं बड़ा ई बड़ा ई बड़ा ई है। और यहाँ जाकर के इसमें ये विकार हुआ कपीश, गिरीश, महेंद्र और महीश। इस प्रकार से ये सभी बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, यानी दीर्घ इकार हो जाता है, तो इसे दीर्घ इकार की संधि के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए आगे ह्रस्व तथा दीर्घ उकार की संधि, जैसे ई मिलकर के बड़ी ई बनती है, दीर्घ ई बनती है, ऐसे दीर्घ उकार भी होता है। जैसे लघु जमा उत्तम, तो लघु में सब पहले क्या है, लघु शब्द में के अंत में ऊ की ध्वनि है, ठीक है, और ऊ सामने भी ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है, यानी कि लघुत्तम। कैसे कहेंगे इसको? लघुत्तम। ऐसे सारे उदाहरण इसमें होंगे। जैसे बधु उत्सव, बड़ा ऊ है लेकिन सामने छोटा ऊ है, लेकिन दोनों को मिलकर के बड़ा ऊ ही बनेगा, बधुत्सव। बधु जमा उर्मी, तो यहाँ ऊ और ऊ दोनों ही बड़े ऊ है, देखिए आप दोनों तरफ बड़े ऊ है, दोनों बड़ा ऊ है, मिलकर के बड़ा ऊ ही बना, यानी दीर्घ ऊ, तो यहाँ बन गया बधूर्मी। इसी क्रम में सिंधु जमा उर्मी, तो सिंधु में छोटा ऊ है और उर्मी में बड़ा है, तो दोनों मिलकर के यानी लघु और दीर्घ ऊ मिलकर के उकार संधि देखिए कैसे होगी, सिंधुर्मी। यानी कि चारों उदाहरण देख सकते हैं आप, लघुत्तम, बधुत्सव, बधूर्मी और सिंधुर्मी, सभी में बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है। फिर आती है ऋकार की संधि, तो ये संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है। देखिए मात्रे ऋण, मात्रे ये ऋकार की संधि है, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने ऋकार की संधि। मातृ जमा ऋण, तो री और री दोनों तरफ री है, तो यहाँ मिलकर के मातृ ऋण, मातृण शब्द बन जाता है। कहीं कहीं है नीचे मात्रा डबल हो जाती है। फिर पितृ ऋण, पितृ जमा ऋण, तो दोनों में री है, दोनों तरफ री री मिलकर भी री बनता है, ये पितृण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यह है ऋकार की संधि। अब आते हैं अन्य उदाहरण देख लीजिए आप। सती जमा ईश सतीश, मुनि ईश्वर मुनीश्वर, रजनीश, रजनी जमा ईश रजनीश, नारी ईश्वर, नारी जमा ईश हो गया
नारीस्वर, सु जमा उक्ति सूक्ति। तो ये अन्य सारे उदाहरण देख लिया आप। आपस में स्वर का स्वर से मेल है, सभी उदाहरणों में देख सकते हैं आप। लघु या दीर्घ स्वर मिलकर के इधर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। अब आते हैं गुण स्वर संधि, यानी कि इसका दूसरा भेद है स्वर संधि का गुण स्वर संधि। तो गुण में क्या होता है कि यहाँ प्रथम जो शब्द होता है उसके अंत में ए या आ वर्ण होगा या ध्वनि होगी, ठीक है। उसके बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई आए, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है ए या आ के बाद कोई भी छोटा या बड़ा है ना, ई आए तो ए हो जाता है। जैसे नग जमा इंद्र, तो नग के अंत में ए है और इंद्र है, तो ए और ई मिलकर के ए, यानी क्या मात्रा के रूप में विकार हुआ है। यहाँ क्या है मात्रा, देखिए ए की मात्रा हो गई। ऐसे ही अगला उदाहरण जैसे ए आ के सामने उ और बड़ा उ हो तो ओ हो जाता है, यानी कि नव जमा उदय। तो नव के अंत में ए की ध्वनि है और सामने उ है तो ए और उ मिलकर के ओ बन जाता है, यहाँ हो गया नवोदय, ठीक है। ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं, सर्व जमा उदय सर्वोदय। अब ए या के सामने यदि री ऋषि हो, यानी प्रथम शब्द के अंत में तो ए आ पक्का आएगा और सामने री ऋषि हो, ठीक है, तो उसका अर हो जाता है। जैसे देव जमा ऋषि, तो देव के अंत में ए है और सामने री है, ठीक है, तो ए और री मिलकर के अर हो गया। तो ये बीच में नहीं लिख करके इसको हम जो अगला व्यंजन है उसके ऊपर इसको चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बना देवर्षि। ऐसे आप बना सकते हैं महर्षि। चलिए अब कुछ अन्य उदाहरण देखिए आप। जैसे गण जमा ईश गणेश, उमा जमा ईश उमेश, महर्षि आ और री मिलकर के अर हो गया महर्षि, सुर उचित सुरोचित। तो ये अन्य इसके उदाहरण हैं। इनमें देख सकते हैं अपन ई मिलके ए बनता है सर, और आ और ई मिलकर भी ए बनता है, ठीक है। ऐसे ए उ से ओ बनता है, ऐसे कैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आते हैं अपन वृद्धि स्वर संधि पर। तो तीसरा रूप है इसका स्वर संधि का वृद्धि। वृद्धि का नाम सुनते आपको पता चल गया होगा कि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो यह क्या बढ़ता है, यहाँ मात्रा। अब इसकी परिभाषा देखिए कि यदि ए आ के बाद यानी कि पहला जो शब्द है उसके अंत में ए या आ पक्का होगा, ठीक है, ये ध्वनि होगी ए और आ की, स्वर की ध्वनियां है, और सामने ए और ऐ हो है तो ऐ हो जाता है। जैसे एक जमा एक, तो कै के अंत में ए है और सामने ए है, ये मिलकर के डबल मात्रा हो गई। देखिए ऐ ऐ क्या बन गया, एकैक एकैक ऐसे बन गए। ऐसे ही ए या आ के सामने यदि ओ हो है तो औ हो जाता है। जैसे महाजमा औषध, महाजमा औषध, तो यह औ देखिए यहाँ जुड़ेगा औषध, महोषध क्या बन गया ये महोषध। तो ये वृद्धि है, वृद्धि संधि आपको पहचाननी है। तो इसको ध्यान रखना है कि जहाँ भी दो मात्रा होती है, जिन शब्दों में जो संधियुक्त शब्द होते हैं ना, जहाँ दो मात्रा हो, जैसे औ की या ऐ की, तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है, इसकी पहचान है। अन्य उदाहरण देख लीजिए आप। सभी उदाहरणों में डबल मात्रा देखिए, सदा एव सदैव, पुत्र ऐष्णा पुत्रेष्णा, जल ओग जलोग, वन औषध वन औषध। यानी कि कुल मिलाकर के आप यहाँ से इसको पहचान सकते हैं। सभी उदाहरणों में दो दो मात्राएं हैं, देखिए। अब आते हैं यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि भी इसमें क्या है, यदि ई उ और री के स्वर के उपरांत कोई भी अन्य स्वर यानी इनसे भिन्न स्वर होगा, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा यह, और उ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा। आपको ध्यान देना है ये तीन चीज ई उ और री, ई उ और री ऋषि है ना, इनके स्थान पर यह वह और र। लय भी होता है लेकिन वो संस्कृत के शब्दों में होता है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो एक उदाहरण से अपन समझ लेते हैं। जैसे इति जमा आदि, ये लिखा हुआ है देखिए, इति जमा आदि। तो इति का जो अंतिम ध्वनि है यानी अंतिम आपको अक्षर है वो है ईकारांत, ठीक है, इति। तो ई आया, सामने आ है, यानी इससे भिन्न स्वर है, ठीक है। ई जैसा तो नहीं है, इससे भिन्न स्वर है, तो ई के स्थान पर यह हो गया, इसलिए इनको वापस जोड़ेंगे ना। तो ई इधर हटाइए, इति में से इत बच गया, आधा हो गया अलंत इत, और सामने है आ, ठीक है। वापस जोड़िए, ई के स्थान पर यह हुआ तो इत्यादि बना। तो कुल मिलाकर के यहाँ यण स्वर संधि है। इसके कुछ और उदाहरण देखिए आप। प्रति जमा उपकार, तो प्रति में ई है, सामने उ है, तो ई के स्थान पर यह हो जाता है तो प्रत्युपकार। ऐसे धनु अंतरी, इधर उ है तो उ का वह हो जाता है, ठीक है, वह हो जाता है, ये बन गया धनवंतरी। प्रति एक प्रत्येक, अनुएषण
अन्वेषण, पितृउपदेश, पितृउपदेश। इसमें री के सामने ऊ है, यहाँ रू हो जाएगा इसको, ठीक है। पितृ र में ऊ मिलेगा तो रू हो जाएगा। तो ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वह, ये वह और रह, ठीक है। तो ये अन्य बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अयादि संधि। तो अयादि संधि में भी क्या होता है, देखिए ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई स्वर आए, जैसे कोई भी स्वर हो इनको छोड़ करके, हाँ, ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई स्वर हो तो ए का अय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, औ का आव हो जाता है। संस्कृत में इसका सूत्र भी है एचो अयवायाव, तो वो थोड़ा कठिन है आपके लिए, फिर भी जैसे कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे। क्या है कि ने जमा अन, तो ने के अंत में ए की ध्वनि है, ए को अय होता है, तो न में से ए हटाएंगे तो क्या बचेगा, हलंत वाला न, यानी कि आधा न बच गया। वापस जोड़ेंगे न में अय जोड़ेंगे नए, तो यहाँ बनेगा नयन। ऐसे ही पोअन में ओ की ध्वनि है तो ओ को अब हो जाता है ये, वापस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पवन। ऐसे गई में ऐ और अ, इसमें आय हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय, ठीक है। वापस जोड़ेंगे तो गायक बनेगा। ऐसे पो में औ हटा देंगे तो पै रह गया, पै में आव जोड़ेंगे और अंत में कह है पावक। तो ये अय, आव, अब, आय और आव, ऐसे इन दोनों का इसमें आपको उच्चारण मिलेगा। जैसे नयन, अय, पवन, अव और आय, गायक, आय, है ना, और पावक, ऐसे। तो ये हुई आपकी अयादि संधि। अब आते हैं व्यंजन संधि पर। तो स्वर के 5 भेद आपने पढ़ लिए, पांचों भेद पढ़ने के बाद अब आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, तो जैसे स्वर में स्वर का मेल होता है, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, आपस में मिलकर के वहाँ, ठीक है, तो वो स्वर संधि है। लेकिन व्यंजन में क्या है, एक पक्ष यानी प्रथम जो पद है उसके अंत में व्यंजन होगा, और सामने है या इसके सामने, व्यंजन के सामने स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि व्यंजन से, स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाती है। यानी व्यंजन में स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन भी मिल सकता है। जैसे देखिए यहाँ जगत ईस, तय व्यंजन है, ई स्वर है, ये यहाँ देखिए, तो यह क्या बना, तय का द हो गया यहाँ पर, ठीक है। व्यंजन संधि के नियम अनुसार तय का द हो गया, यानी तय थ द तीसरा वर्ण हो गया है ये। तो यह जगदीश बना। ऐसे दिगंबर, दिक जमा अंबर, तो क का यहाँ ग हो गया, क ख और ग। तो ये विकार है, यानी कि व्यंजन में स्वर और व्यंजन कुछ भी मिल सकता है दोनों में से, और इस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए और कुछ उदाहरणों से समझें। जगतनाथ, जगतनाथ तय, सत आनंद इसमें भी तय है, विपत जाल तय है, तत्लीन में तय है और उत में तय है। कुल मिलाकर के पहले भाग में सभी व्यंजन है, और सामने आप देख सकते हैं न व्यंजन है, आ स्वर है, जय व्यंजन है और लय व्यंजन है और जय भी व्यंजन है। लेकिन आपस में मिलते जगतनाथ, जगन्नाथ हो गया, सत आनंद सदानंद हो गया, विपत जाल विपत जाल हो गया, तत्लीन तल्लीन और उज्ज्वल उज्ज्वल हो गया। कुल मिलाकर के हमें इस बात का ध्यान देना है कि पहला जो भाग है उसके अंत में सभी व्यंजन होंगे, लेकिन दूसरे भाग के प्रारंभ का जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो सब या तो स्वर है या फिर व्यंजन है। तो कुल मिलाकर के हमें पहचाने कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल व्यंजन संधि कहलाता है। अब आते हैं विसर्ग संधि पर। तो विसर्ग क्या है, जैसे हमने व्यंजन को समझा वैसे ही विसर्ग है। इसमें क्या है, पहले भाग में विसर्ग होगा और सामने दूसरा जो भाग है उसके प्रथम वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो यहाँ लिखा है यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में उसका मेल स्वर या व्यंजन से, ठीक है, यानी एक तरफ तो पक्का विसर्ग होगा और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन कोई भी हो उसके मेल से क्या होगा, उसका मेल हो, वहां उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए नमः जमाकार, नमस्कार, विसर्ग है ना नमः, तो विसर्ग का श हो गया, स दंति स। ऐसे निहि जमा आशा निराशा, तो विसर्ग का र हो गया। और उदाहरण देखिए आप, जैसे निहि जमा जन, निर्जन, विसर्ग और जय मिलकर के निर्जन, मतलब विसर्ग का र हो गया है,
ठीक है। ऐसे अधय गति, अधय में विसर्ग का ओ हो गया, अधो गति। मन है ताप, मनस्ताप, विसर्ग का श हुआ। दुशासन, दुशासन, और दुष्कर्म, दुष्कर्म। मोटे मोटे तौर पर हम विसर्ग संधि को यदि पहचाने तो कैसे पहचाने कि विसर्ग के स्थान पर या तो तालव्य श होता है, या दंती श होता है, या मूर्धन्य श होता है, या र होता है, या ओ होता है। देखिए आप, इसमें देखिए आप, ये र है, इसमें ओ है, इसमें देखिए मनस्ताप में दंती श है, यहाँ देखिए आप श, दुशासन में तालव्य श है, और ये देखिए श, यह है मूर्धन्य श। कुल मिलाकर के आपको जहाँ भी आधा श मिल जाए, ओकारांत मिल जाए, ओ की ध्वनि है ना, ओ की मात्रा, और र आधा, तो सोचिए कि उसमें विसर्ग संधि होगी। आपको मेरा ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए आगे से भी बेहतर वीडियो लेकर के आऊँ। धन्यवाद।